ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई मानते हैं कि अमेरिका बड़ा शैतान है और इजराइल एक कैंसर का ट्यूमर जिसे काट कर फेंकना बहुत जरूरी है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है, अगर खामेनेई मारे गए तो जंग खत्म हो जाएगी। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी कह चुके हैं, हमें पता है वो कहां किस बंकर में छिपे हैं। तो आखिर क्या है अयातुल्लाह अली खामेनेई की कहानी? एक मौलवी से कैसे बना सुप्रीम लीडर और कैसे अकेले दुनिया के दो ताकतवर देश के नाक में दम करके रखा है, और ये दोनों देश कई सालों से उनकी जान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले सवाल, ईरान में वेस्टर्न कल्चर के दौर में पैदा हुआ एक शख्स कैसे 11 साल की उम्र में मौलवी बन गया? 19 अप्रैल 1939 ईरान के धार्मिक शहर मशहद में खामेनेई का जन्म एक मौलवी परिवार में होता है। 8 भाई बहनों में वो दूसरे नंबर पर थे। 4 साल की उम्र में मकतब भेजे गए, जहां कुरान, अरबी और इस्लामी तालीम ली। खामेनेई अपनी किताब सेल नंबर 14 में लिखते हैं, मैं मैथ्स और इंग्लिश में अच्छा था, हर सवाल का जवाब ब्लैक बोर्ड पे देता था। एक स्कूल प्रोग्राम में उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी, खूब तारीफ हुई और यहीं से तय किया पिता की तरह मौलवी बनना है। इसके बाद वो कोम शहर चले गए और 11 साल की उम्र में मौलवी बन जाते हैं। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, जो पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देते थे। समाज में वेस्टर्न लाइफस्टाइल हावी थी, मॉडलिंग, फिल्में, पार्टीज और नाइट क्लब नॉर्मल बातें थी। ऐसे माहौल में जब खामेनेई बचपन में मौलवियों की पोशाक पहनकर सड़कों पर निकलते, लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन इसके बाद ईरान में एक ट्रेजेडी होती है और यहीं से खामेनेई की राजनीति में एंट्री होती है। दरअसल शिया धर्मगुरु रुहुल्लाह खोमैनी वहां के शासक मोहम्मद रजा पहलवी शाह के व्हाइट रेवोल्यूशन के खिलाफ थे, जो ईरान को वेस्टर्न बनाना चाहता था। खोमैनी को लगता था कि ये इस्लाम और ईरानी संस्कृति के खिलाफ है, तो खामेनेई इससे बहुत प्रभावित हुए। 1962-63 में खोमैनी ने शाह के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। खामेनेई ने इस आंदोलन को मशहद समेत कई शहरों में फैलाया। इस दौरान खोमैनी एक मस्जिद में भाषण दे रहे थे। भाषण में कहा, शाह का शासन इस्लाम और आवाम के खिलाफ है, हमें इसका विरोध करना होगा। इसके बाद खोमैनी को गिरफ्तार कर लिया गया और देश से निकाल दिया गया। लेकिन खामेनेई उनके सीक्रेट भाषणों और ऑडियो टेप्स को जनता तक पहुंचाते रहे। इसके बाद 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आई, शाह की सत्ता खत्म हुई और खोमैनी सत्ता में लौट आई। फरवरी 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद सब खोमैनी पेरिस से लौटे और ईरान में नई सरकार बनाते हैं। उन्होंने अपने भरोसेमंद लोगों को इंपॉर्टेंट पोस्ट पर अपॉइंट भी किया। सैयद अली खामेनेई को रिवॉल्यूशनरी काउंसिल में शामिल किया गया, जो नई सरकार की रीढ़ थी और प्रशासन को संभालने का काम करती थी। कुछ समय बाद संसद में सांसद हसन रूहानी, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, उन्होंने खामेनेई को उप रक्षा मंत्री बनाने का प्रपोजल रखा। रूहानी ने कहा, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस्लामिक क्रांति को आगे ले जाए और खोमैनी के मिलिट्री आइडियाज को मजबूत करे। खामेनेई इसके लिए सबसे सूटेबल है। इसके बाद खामेनेई उप रक्षा मंत्री बनाए जाते हैं। उन्होंने इस दौरान IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नींव रखने में बड़ी भूमिका निभाई। इस फौज को इसलिए बनाया गया ताकि ईरान की धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक रक्षा हो सके, चाहे वो बाहरी दुश्मन हो या अंदर के विरोधी। इसके ठीक 2 साल बाद 27 जून 1981 शनिवार को खामेनेई पर जानलेवा हमला हुआ। वो तेहरान की अबूजर मस्जिद में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। नमाज के बाद वो लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। सवाल लिखकर उनके सामने टेबल पर रखे गए थे। इस बीच एक व्यक्ति ने टेबल पर एक टेप रिकॉर्डर रख दिया। खामेनेई ने बोलना शुरू ही किया था कि टेप से सीटी जैसी आवाज आती है और जोरदार धमाका हुआ। टेप के अंदर लिखा था, इस्लामिक रिपब्लिक को फोरकान ग्रुप का एक तोहफा। फोरकान समूह एक ईरानी उग्रवादी संगठन था जो शिया इस्लामीवादी विचारधारा को मानता था। इस ग्रुप को सद्दाम हुसैन का सपोर्ट मिला हुआ था। सद्दाम ईरान में खोमैनी की सत्ता पलटना चाहता था, लेकिन IRGC के प्रेसिडेंट खामेनेई को मारे बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। तो धमाके में खामेनेई गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उनका एक कान से उन्हें सुनाई देना बंद हो जाता है और दाएं हाथ में हमेशा के लिए लकवा मार गया, लेकिन वो जिंदा बचे और यहीं से उनकी पहचान एक मजबूत नेता के रूप में और गहरी हो गई। इस हमले को लेकर एक बार खामेनेई ने कहा भी था, अगर मेरा दिमाग और जीभ काम करें तो मुझे हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे लिए मेरा दिमाग और जीभ ही काफी है। इसके बाद एक और बम धमाका हुआ। इसमें ईरान के राष्ट्रपति राजाई की मौत हो गई और खामेनेई को धर्मगुरु खोमैनी के सपोर्ट से राष्ट्रपति बनाया गया। शपथ लेते हुए खामेनेई ने कहा, मैं इस्लामिक क्रांति की हिफाजत और जनता की सेवा के लिए अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन अभी सुप्रीम लीडर बनना बाकी था, जो ईरान का सबसे पावरफुल पोस्ट होता है, और ये पोस्ट खोमैनी के पास थी।
दरअसल 1985 में अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी ने हुसैन अली मोंजरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर नाराज होकर उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। फिर 3 जून 1989 को खोमैनी का निधन हो गया। अगले ही दिन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की अहम मीटिंग बुलाई गई। सील बंद वसीयतनामा लाया गया, जिसे राष्ट्रपति अली खामेनी ने करीब 2 घंटे में 35 पन्नों में पढ़ा। इसके बाद सवाल उठा, अब अगला रहबर यानी सुप्रीम लीडर कौन होगा? 2 विकल्प सामने आए। पहला, एक लीडरशिप काउंसिल बनाई जाए, जिसकी फारसी में अर्थ होता है शूर ए रहबरी। दूसरा, या एक व्यक्ति को पूरा अधिकार दिया जाए, रहबरी ए फर्दी। इसके बाद सब मीटिंग में तय होता है कि पूरा अधिकार एक ही व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसमें 2 नाम सामने आए, ग्रैंड अयातुल्लाह मोहम्मद रजा गोलपायगानी और अली खामेनी। वोटिंग में खामेनी को 60 वोट जबकि गोलपायगानी को सिर्फ 14 वोट मिले, यानी खामेनी ईरान के अगले सुप्रीम लीडर चुन लिए गए। हालांकि एक अड़चन जरूर थी। संविधान के मुताबिक सुप्रीम लीडर बनने के लिए व्यक्ति का मर्जा या अयातुल्लाह होना बहुत जरूरी था। यहाँ मर्जा या अयातुल्लाह का मतलब है शिया इस्लाम में सबसे ऊंचे दर्जे का धार्मिक गुरु, जिसे लोग अपना मार्गदर्शक मानते हैं। और उस समय खामेनी इस स्तर के मौलवी नहीं माने जाते थे। इसे हटाने के लिए 1989 में संविधान में संशोधन किया गया और फिर 6 अगस्त 1989 को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की दोबारा बैठक होती है, जिसमें खामेनी को दोबारा 64 में से 60 वोटों से रहबर चुना गया। इमामी काशानी, जो उस समय सदस्य थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, खामेनी खुद रहबर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन रफसंजानी और मैं जानता था कि अब देरी नहीं हो सकती, क्योंकि सद्दाम हुसैन की सेना बॉर्डर पर आ खड़ी थी। अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी के करीम साजादपुर लिखते हैं, इतिहास के एक इंसिडेंट ने एक कमजोर राष्ट्रपति को एक कमजोर रहबर बनाकर सदी के सबसे ताकतवर ईरानी नेताओं में शामिल कर दिया। आज खामेनी पर कई बार सख्त सेंसरशिप, विरोधियों को कुचलने, महिलाओं की आजादी पर पाबंदी और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप लगते हैं। अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के सीनियर फेलो करीम साजादपुर के मुताबिक इतिहास की इस दुर्घटना ने एक कमजोर राष्ट्रपति को शुरुआत में कमजोर सुप्रीम लीडर से सदी के 5 सबसे शक्तिशाली ईरानियों में से एक बना दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि खामेनी की जान के पीछे क्यों पड़े हैं इजराइल, अमेरिका? देखिए, बीते 6 दिनों से ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। इजराइल के 2 मुख्य टारगेट हैं। पहला, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इजराइल ने न्यूक्लियर प्लांट्स और मिलिट्री बेस पर हवाई हमले किए। इसमें IRGC के टॉप कमांडर मारे गए। खामेनी ने तुरंत नए सैन्य अफसर तैनात किए। ईरान में हर बड़ा फैसला सिर्फ सुप्रीम लीडर खामेनी लेते हैं। इजराइल मानता है जब तक खामेनी जिंदा हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम और IRGC खत्म नहीं होंगे। उनकी हत्या और वहां सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खामेनी ने अपने दूसरे बेटे मोस्तबा खामेनी को उत्तराधिकारी चुन लिया है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की सीक्रेट मीटिंग में इसे मंजूरी भी मिल गई है। उधर 1979 क्रांति के बाद देश छोड़ चुके शाह के बेटे रजा पहलवी भी गद्दी का दावा कर सकते हैं। फिलहाल वो अमेरिका में हैं और इजरायली हमलों का समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने नवंबर 2024 में ट्रंप की जीत के बाद कहा, एक दिन फिर से ईरान में लोकतंत्र लौटेगा, पश्चिम देशों से सहयोग मिलेगा, हम इजराइल और पड़ोसी देशों से शांतिपूर्ण रिश्ते बनाएंगे। दरअसल इजराइल और ईरान की रंजिश की कई बड़ी वजहें हैं। खामेनी ने अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ मजहबी राष्ट्रवाद को हथियार बनाया। उन्होंने इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में मिलिटेंट नेटवर्क खड़ा किया, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा गया। वहीं ईरान ने इजराइल के अस्तित्व को नकारा और फिलिस्तीन के मुद्दे का कट्टर समर्थन किया। ऐसे में खामेनी ने इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसा मिलिटेंट नेटवर्क खड़ा कर प्रॉक्सी वॉर छेड़ी। इसके अलावा खामेनी ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को धीमा किया, लेकिन खत्म नहीं किया। इसके जरिए अमेरिका, इजराइल समेत पश्चिमी देशों पर दबाव बनाए रखा। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को इजराइल अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। समय समय पर ईरान इजराइल के बीच शैडो वॉर यानी पीठ पीछे होने वाले मिलिट्री और साइबर अटैक जारी रहे हैं। ईरान दुनिया का सबसे शक्तिशाली शिया देश है। खामेनी की कमान में मिडिल ईस्ट में ईरान का दबदबा बढ़ा है। ऐसे में उनकी मौत से न सिर्फ मिडिल ईस्ट का भविष्य बदल सकता है, बल्कि दुनिया पर भी इसका असर पड़ सकता है। अमेरिकी थिंक टैंक मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में ईरान प्रोग्राम के डायरेक्टर एलेक्स वतांका ने कहा, खामेनी जितने जिद्दी हैं, उतने ही सतर्क भी हैं। यही वजह है कि वो इतने लंबे समय से सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।